नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट हैंड हाउस पर। दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सामाजिक न्याय के कई अर्थ होते हैं। इसकी मुख्य व्याख्याओं में से एक है ऐसे समाज की अवधारणा जो निष्पक्ष और ईमानदारी का अनुसरण करने वाला हो। कौटिल्य ने जहां पालन, रक्षण और योगक्षेम का समर्थन किया, वहीं विवेकानंद ने नर सेवा को नारायण सेवा बताया। 21वीं सदी में समाज सुधार की सरकार की क्षमता उसकी ताकत और नेतृत्व पर निर्भर रहती है। सरकार समाज कल्याण योजनाओं और नागरिकों की सेवा के लिए सार्वजनिक फंड का प्रबंधन करती है। यही नेतृत्व लोक सेवा के आदर्शों का प्रतीक है और लोकतंत्र के हर भागीदार को प्रेरित करता है कि वह सुशासन के उच्चतम मानदंडों के अनुरूप कार्य करे। जब भारत ने 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे उदारीकरण के लिए खोल दिए तो पश्चिमी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रेरित किया कि वे भारत पर दबाव बनाएं कि वह अपने सामाजिक कल्याण के खर्चे कम कर दे। हालांकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के अस्तित्व का अभिन्न अंग रही है। औपनिवेशिक ताकतों ने, भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और वित्तीय विभाजन की समस्या को पहचाना। उन्होंने संविधान में मूलभूत अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को नारा बनाकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग को भी विकास में भागीदार बनाने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने भारतीय किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया। भारत में स्वच्छता कार्यक्रम के साथ ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। 2012 में शुरू किया गया निर्मल भारत अभियान 2013 में समाप्त हो गया और 2014 में इसे पुनः शुरू किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में जहां पहले भुगतान देरी से होना और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं थी, अब वह स्थिति बदल चुकी है। तकनीकी समावेश और आधार से जुड़ने के साथ ही श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी सुनिश्चित हो सका है। 2013 से मनरेगा के तहत न केवल रोजगार 3 गुना बढ़ा है, बल्कि कोरोना महामारी काल में इसका महत्व जन जन को समझ आया। आयुष्मान भारत योजना लाई गई। इसके तहत 1,17,891 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला फैसला यही था कि देश के कमजोर वर्ग को निःशुल्क राशन मिले। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए। अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से प्रवासी मजदूर देश के किसी भी स्थान पर राशन कार्ड से मिलने वाले लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत 9.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जलापूर्ति कनेक्शन दिए गए। सुशासन के जरिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित फंड के उपयोग संबंधी खामियों को दूर कर करीब 1.70 लाख करोड़ की बचत की है। इसका श्रेय सरकार द्वारा 51 मंत्रालयों की 351 योजनाओं में डीबीटी लागू करने पर जोर देने और लाभार्थियों के खातों को ई-रूपी वाउचर से जोड़ने जैसे नवाचारों को दिया जाता है। सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2020-21 में कई जरूरतमंदों के खाते में 2,10,244 करोड़ रुपए सीधे जमा करवाए। शाहीन बाग में सोमवार को जो नाटक हुआ वह सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे देश की कहानी है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर पहले बुलडोजर का आना, भीड़ जुटाना, विरोध होना और फिर बुलडोजर का वापस जाना। इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में इस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली के शाहीन बाग का यह घटनाक्रम हमारी सरकारों के और प्रशासनिक अमलों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करता है। महत्वपूर्ण सवाल ये कि नगर निगम और ऐसी संस्थाओं के सामने अतिक्रमण तोड़ने की नौबत आती ही क्यों है। इस सवाल का जवाब भी है। नगर निगम व दूसरे स्थानीय निकाय यदि अतिक्रमण होने ही न दे तो तोड़ने की नौबत आए ही क्यों। सब जानते हैं कि अतिक्रमण कोई एक दिन में नहीं होता, चोरी छिपे नहीं बल्कि धड़ल्ले से और कई दिनों में जाकर होता है। जाहिर है नेताओं और अफसरों की मिलीभगत के बिना अतिक्रमण हो ही नहीं सकता। वैसे तो अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ही
उन दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी निगरानी में अथवा शहर पर ये अतिक्रमण हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए साफ कह दिया कि अदालत को राजनीति का अखाड़ा बनाने से बाज आना चाहिए। सवाल ये भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लगाई गई, न कि प्रभावित पक्ष की तरफ से। राजनीतिक दलों को ऐसी याचिकाएं लगाने से दूर रहना चाहिए। चिंता की बात यह है कि चंद वोटों के लालच में राजनीतिक दल अदालतों का कीमती समय बर्बाद करने से परहेज नहीं करते। अतिक्रमण हटाने का काम शासन का है, इसमें अदालतों के दखल की ज़रूरत ही क्यों पड़े। लेकिन अतिक्रमण हटाने में भी आजकल राजनीति होने लगी है। किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, अपनों को बचाने और परायों को फंसाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना परिपाटी सा बन गया है। बड़े शहरों में अतिक्रमण करना और करवाना एक व्यवसाय बन चुका है। करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। दिल्ली के नगर निगमों पर 5 साल से भाजपा का बीज है, पुलिस भी उसके नियंत्रण में है, फिर भी अतिक्रमण होते हैं तो वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। सभी पक्ष जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो न अतिक्रमण हो और न ही अदालतों को इनमें दखल देना पड़े। किसी का महिमा मंडन हमेशा दूसरे का मानमर्दन नहीं होता, लेकिन राजनीति में ऐसा हो सकता है। देश में दुर्भाग्य से हिंदी के प्रचार प्रसार के मामले में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनाने की बात होती है, दूसरी भारतीय भाषाओं पर कथित अदृश्य खतरा मंडराने लगता है। इसका लाभ अंग्रेजी को तरजीह देने वाले परोक्ष रूप से क्या यही नहीं बताना चाहते कि यदि भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता तो विभिन्न भाषा भाषी वाले राज्य आपस में संवाद ही नहीं कर पाते। किसी भी देश में संपर्क की एक भाषा तो होनी ही चाहिए। निश्चित तौर पर वह विदेशी भाषा नहीं हो सकती। यह विषय एक बार फिर चर्चा में तब आया जब कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने ट्वीट किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ था, इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व मिलना ही चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसका जवाब बॉलीवुड अभिनेता ने यह कह कर दिया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी, इसलिए उनकी बात को उनके व्यापार का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि सुदीप सच कह रहे हैं और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस विवाद में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं थी, खासकर तब जबकि वह जिस भाजपा का हिस्सा है उसकी नीति इस मामले में हमेशा से साफ रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देना चाहेंगे तो पार्टी को निश्चित रूप से उनके बारे में सोचना चाहिए। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर जरूर हुआ है, लेकिन सुदीप का यह कहना उचित नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाओं को हिंदी के कारण महत्व नहीं मिल पाया। सच तो यह है कि यदि कोई भाषा सभी भारतीय भाषाओं पर हावी होती जा रही है तो वह अंग्रेजी है। यह भी ध्यान रखना होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार हम अहंकारित तरीके से नहीं कर सकते। भाषाएं अपनी उपयोगिता और विकास के प्रतिमानों को पार करते हुए आगे बढ़ती है, थोपने से नहीं। इसमें दो राय नहीं कि पूरे देश में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने में बॉलीवुड, खासकर इसके गीत संगीत का बड़ा योगदान है। अच्छा साहित्य विभिन्न भाषा भाषियों को करीब ला सकता है, लेकिन खराब राजनीति उन्हें दूर कर सकती है। दुर्भाग्य से इन दिनों खराब राजनीति कुलाचे भर रही है, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। देशभक्ति का मतलब है देश के साथ प्रेम, देश के नागरिकों के साथ प्रेम, देश की संस्थाओं के साथ प्रेम। देशभक्ति का मतलब है कि हमारे विचार, व्यवहार, कार्य सब में देश सर्वोपरि हो, न कि व्यक्ति या कोई धर्म। भारतीय राष्ट्र की अवधारणा में लोक चेतना और लोकहित प्रमुख रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य मानव कल्याण है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, सबका निचोड़ मानवता का संरक्षण करना ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को अपनी पसंद की उपासना पद्धति और उसका पालन करने का अधिकार है। एक पत्र में महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि हिंदुत्व के कारण ही मैं ईसाई, इस्लाम और अन्य धर्म ग्रंथों से प्रेम करता हूँ। यह हिंदू दर्शन लोक मंगल का दर्शन है। इसी के आधार पर हम समस्त धर्मों को एक समान मानते हैं।
ठीक इसी प्रकार कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबिल में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म संपूर्ण मानवता की रक्षा करना ही बताया गया है। विगत कुछ समय से धार्मिक यात्राओं और दूसरे आयोजनों को लेकर जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं वे भारत की मूल भावना के खिलाफ है। हमारा भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो प्रत्येक धर्म समुदाय को एक साथ रहने, अपनी पूजा पद्धति अपनाने और उसका पालन करने का अधिकार देता है। मुश्किल यह है कि इस समय इस देश में एक प्रकार की धार्मिक कट्टरता या यूं कहें निर्ममता सी आ गई है। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति पहली बार पैदा हुई है। स्टॉप 160 शब्द प्रति मिनट की गति से थी ये डिक्टेशन। इसका बार बार अभ्यास करिए और इसको ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।